बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। मोहन दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था, जिस कारण गांव का हर व्यक्ति उसकी तारीफ करता था। मोहन के पास भले ही अपने खाने को कुछ न हो, लेकिन वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। एक रोज सुबह सुबह मोहन खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा का आगमन हुआ। बाबा ने कहा, कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। मोहन ने तुरंत कहा, अरे काका, अंदर आइए आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। यह सुनकर मोहन ने अपनी थाली बाबा की ओर बढ़ाते हुए कहा, अच्छा काका, यह सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। बाबा भी खाना देखकर जल्दी जल्दी खाने लगे। खाना खाने के बाद बाबा ने मोहन को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। लेकिन मोहन को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर डिब्बों को देखने लगा, जिसमें अन्न का एक भी दाना नहीं था। मोहन ने सोचा, चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। यह सोचकर मोहन घर से निकलता है। तभी उसे देखकर गांव का रवि अपनी पत्नी से कहता है, कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी मोहन को बुलाता हूँ, तुम देखना कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी न हो, लेकिन बड़े दानवीर बनता फिरता है यह भी। रवि मोहन को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है रवि भाई, सब ठीक तो है ना? यहाँ अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचवा देता हूँ। रवि मन ही मन सोचता है, बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। रवि ने मोहन से कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाईं। मोहन तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। बोरियां रखने के बाद रवि ने मोहन से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम न होते ना तो मुझे यह बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद मोहन थक जाता है और वह हरिलाल की दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। मोहन नींद में होता है और जब दरवाजा खोलकर देखता है, विनोद अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे विनोद, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी, मेरी मर्जी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख विनोद, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है भाई। गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं सब, ये अच्छी बात है क्या? अरे भूषण बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। विनोद सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए, खुदा दिए ना होंगे पैसे इसने। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़े लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए आए। फिर से अपनी पत्नी को मारने लगता है। लेकिन यह सब
मोहन से देखा नहीं जाता और वह विनोद को एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर गांव के सारे लोग खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे, अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। हाँ, अरे भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा, फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। मोहन ने अपने जेब से पैसे निकाल कर दिए और कहा, अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवाकर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? गांव के ढेर सारे लोग यह तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत मोहन से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप हों। अरे क्या बात कही है तुमने, ये बात तो काफी समय से मैं दिल पे दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मोहन भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस नंदन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। मोहन हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग मोहन को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब यह बात गांव के सरपंच लल्लन सिंह तक पहुंचती है। सरपंच लल्लन सिंह यह सुनकर तिलमिला उठता है। क्या इस मोहन की इतनी हिम्मत? आने को लाले पीढ़ी दी रहे हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो मोहन ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना मोहन आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच लल्लन सिंह अब सोच में बड़ी डह जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा मोहन हमेशा हमेशा के लिए गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग मोहन को गांव का सरपंच बना देते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच लल्लन सिंह बड़ी दिदेही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो मोहन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। गांव के लोग खुश थे। एक बुजुर्ग ने कहा, अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच लल्लन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। पूरे काशीपुर गांव के लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले ही दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच मोहन ने मिलावटी राशन दिया है, जिस कारण पूरे गांव में बीमारी फैल रही है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर मोहन से सवाल करते हैं, हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। मोहन बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे, राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ, तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां सरपंच लल्लन सिंह आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बजट भी हालत ही कर दी है। अब मोहन को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच
और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। गांव से निकलने के बाद मोहन काफी दूर आ जाता है और वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे, राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है, तो फिर यह सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर से सरपंच लल्लन सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें मोहन भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और मोहन का कहीं आता पता नहीं चलता। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते से घर आ रहा होता है कि तभी वह दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है, जो मोहन के बारे में बात कर रहे थे। अब वह नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच लल्लन सिंह से कहता है, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वे दोनों मोहन के बारे में बात कर रहे थे। वहां जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में मोहन ने आत्महत्या की है, और यह करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। सरपंच लल्लन सिंह ने राहत की सांस ली और कहा, इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। नौकर ने फिर कहा, और तो और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं। न जाने उन तक यह बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बातें कर रहे थे। अरे, गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। मोहन ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि मोहन ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच लल्लन सिंह को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि मोहन ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद मोहन सरपंच लल्लन सिंह के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों ओर अंधेरा छा रहा था। सरपंच लल्लन सिंह अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे, सामने देख जरा, कोई खड्डा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने मोहन है, मतलब मोहन का भूत। मालिक, ये मोहन का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच लल्लन सिंह का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है और मोहन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच लल्लन सिंह पसीने से तरबतर था। ओए हे, रुक जा मोहन का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही यह सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। डर के मारे लल्लन सिंह ने कहा, अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच कबूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय में ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच कबूल करता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, न कि मोहन ने। मोहन ने फिर कहा, आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी, ताकि मैं चोर को पकड़ी की सकूं, और चोर अब सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस सरपंच की बात में आकर गांव से निकाल दिया। उसी वक्त गांव वाले सरपंच लल्लन सिंह को गांव से निकालकर सरपंच की जगह भूषण को गांव का सरपंच बनाते हैं और मोहन से माफी मांगते हैं कि वे सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था।